गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करवाया था और ये भी बताया था कि वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड है, कितने पीरियड्स में डिवाइड है और पीरियड और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हर पीरियड और ग्रुप में कितने एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करवाया था। बट आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ एडवांटेजेस ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड डिफेक्ट्स ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसके अलावा हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, जिस बेसिस पे जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स जो आपस में रिलेट होते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे रिलेट होते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पीरियोडिक टेबल का हमें मिला था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या बताया था कि इट रिलेट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स विद इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसने सबसे इजी ये कर दिया था कि जो एलिमेंट्स है उसकी पोजीशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कर दिया था, ताकि हमें मतलब किसी भी एलिमेंट की पहचान करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस ऑल द एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके एलिमेंट्स के को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना इजी लगने लग गया था। ठीक है, थर्ड हमारा पॉइंट था, द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शो द सिमिलरिटीज। जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स थे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। एंड नेक्स्ट वन इज, जो एलिमेंट्स है हमने नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल एलिमेंट जो ज़्यादा बढ़िया मतलब कि मुश्किल प्रॉपर्टीज जो नहीं शो करते हैं वो फर्स्ट, सेकंड एंड 13 से 17 ग्रुप के एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे एडवांटेजेस के बारे में। नाउ ये चार एडवांटेजेस के अलावा जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल था उसके दो हमारे डिफेक्ट्स थे। फर्स्ट तो यही था कि उसने हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं किया था, क्योंकि हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन एलिमेंट ग्रुप 1 और ग्रुप लास्ट जो ग्रुप है हमारा उसकी प्रॉपर्टी 17 ग्रुप, हेलोजन वाला जो ग्रुप है उसके सेम प्रॉपर्टी शो करता था, तो इसलिए उसकी पोजीशन को फिक्स कर नहीं पाया था वो। ठीक है, तो जो जहां पे लगा हुआ वहीं पे, बट एक्चुअल पोजीशन उसकी वो नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा जो लेंथेनाइड और एस्टोनाइड है उसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल दिया गया था, मतलब मेन बॉडी में उसको जगह नहीं दी गई थी। तो ये भी इसका एक डिफेक्ट था कि वाई की जो दो लाइंस है उसको नीचे क्यों लगाया गया पीरियोडिक टेबल के, उसको मेन जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, ये तो थे हमारे एडवांटेजेस एंड डिफेक्ट्स। नाउ अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज को हम कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। ठीक, प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने चार टाइप की प्रॉपर्टीज में सारी प्रॉपर्टीज को डिवाइड किया है। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल एटम की, कि जो सिंगल एलिमेंट होते हैं वो अपनी सिंगल प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मीन्स हर एक एलिमेंट की अपनी जो है कुछ खासियत है, अपनी प्रॉपर्टीज वो शो करते हैं हर एक एलिमेंट। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिंगल एलिमेंट शो करता है? वैलेंसी, ओके। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फिफ्थ है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पांच प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हर एलिमेंट की डिफरेंट होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको डायरेक्टली हम लिंक करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पूरा का पूरा ग्रुप या पूरा का पूरा पीरियड शो करता है। मीन्स हम बोलेंगे कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की डेंसिटी इस ऑर्डर में है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज जो कि ग्रुप शो करता है वो है मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन मीन सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होना, तो किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करने की हीट को हम फ्यूजन बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम और वेपराइजेशन एनर्जी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो पूरे के पूरे ग्रुप को एक्सप्लेन करती हैं। इसके अलावा हमारे दो प्रॉपर्टीज और हैं। नंबर 1 है एटॉमिक प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? एटॉमिक प्रॉपर्टीज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये जो एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती है हर एटम की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताना, बट डायरेक्टली रिलेशन नहीं बताना है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। लास्ट वन इज पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टी को समझिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि
एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब हम प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं एलिमेंट्स, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे या फिर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो प्रॉपर्टीज जो है एक रेगुलर ग्रेजुएशन के बाद रिपीट होती है, मींस एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है, तो उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये हमारे 4 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। लेट अस स्टडी वन बाय वन। हम अब वन बाय वन इन सारी प्रॉपर्टीज की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस से आप क्या समझते हो? एटॉमिक रेडियस मतलब दो एटम्स के बीच का रेडियस का डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या है एटॉमिक रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, और आउटर मोस्ट शेल जो भी होगी उसका जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को इस बेसिस पे हमने 3 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारी रेडियस है कोवेलेंट रेडियस, सेकंड वन इज वैन डेर वाल्स रेडियस, और थर्ड इज मेटालिक रेडियस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस वो रेडियस होती है जो कि दो कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच में होती है। ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम जो होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, तो उनके जो सेंटर का डिस्टेंस है, ठीक है, उसको डिवाइड बाय हाफ करेंगे। जो न्यूक्लियाई, जो दो बॉन्डेड एटम है उनके जो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस है उनको डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे, तो वो कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस इज half the bond length. Half the bond length means half the distance between the nucleus of the two covalently bonded atom. तो ये हमारे पास होती है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस, जो कि डायरेक्टली कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच का हाफ डिस्टेंस होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी वैन डेर वाल्स रेडियस। सेकंड वन इज वैन डेर वाल्स रेडियस। वैन डेर वाल्स कोवेलेंट रेडियस हमारी दो बॉन्डेड एटम के बीच की रेडियस होती है। तो वैन डेर वाल्स रेडियस जो होती है हमारी, ये हमारी कोवेलेंट रेडियस है, इसका हाफ। तो वैन डेर वाल्स रेडियस है नेबरिंग जो एलिमेंट होते हैं, नेबरिंग जो एटम होते हैं उनके सेंटर का डिस्टेंस और उसका हाफ, वैन डेर वाल्स। ओके, तो क्या है हमारे पास वैन डेर वाल्स रेडियस? दो नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, दो बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड एटम है ये हमारे पास, आइसोलेटेड एटम मतलब अलग अलग एटम बट नेबरहुड में एक दूसरे के, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस उसको डिवाइड बाय हाफ, तो हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम्स। तो ये हमारे पास होगी वैन डेर वाल्स रेडियस। अब हम कंपैरिजन करेंगे वैन डेर वाल्स रेडियस और कोवेलेंट रेडियस का। वैन डेर वाल्स रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस से थोड़ी वीक होती है। क्यों होती है वो वीक? क्योंकि जो वैन डेर वाल्स रेडियस है वो दो आइसोलेटेड एटम के बीच में है और उनकी लेंथ जो है वो ज्यादा होती है वैन डेर वाल्स रेडियस की। जब भी आपके पास एक स्टिक है, मान लो, ठीक है, एक लंबी स्टिक है, अगर उसको तोड़ोगे तो जल्दी टूट जाएगी। उसके अलावा अगर आप इतने साइज की स्टिक लेते हो और उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो उसको टूटने में थोड़ा टाइम लगता है। मींस अगर बॉन्ड लेंथ हमारी छोटी है तो वो जो बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं। इसीलिए जो वैन डेर वाल्स रेडियस होती है एज कंपैरिजन टू कोवेलेंट रेडियस आपकी वीक होती है। मींस आपकी जो वैन डेर वाल्स रेडियस होती है वो वीक होती है। वीक होती होने के साथ साथ उसकी लेंथ जो होती है वो बड़ी होती है। मींस अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वैन डेर वाल्स रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में बड़ा कौन सा है, तो आप लिखोगे वैन डेर वाल्स रेडियस। एंड दूसरा अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग, कि कोवेलेंट रेडियस स्ट्रॉन्ग है कि वैन डेर वाल्स रेडियस स्ट्रॉन्ग है, तो आप लिखोगे कि कोवेलेंट रेडियस स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम के बीच का रेडियस है और वैन डेर वाल्स रेडियस जो है वो आइसोलेटेड एटम के बीच का रेडियस है। दैट्स व्हाई कोवेलेंट रेडियस इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो थर्ड रेडियस है वो है मेटालिक रेडियस। लेट अस स्टडी थर्ड वन इज मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। तो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? किसी भी मेटल लैटिस में हमारे पास दो टाइप के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन को आप कर्नल्स बोलते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के बीच में, उनको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास मेटल लैटिस, और किससे लैटिस कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव कर्नल्स और द मेटल आयंस अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। ठीक है, तो डेफिनेट पैटर्न में हम इनको अरेंज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को। तो जो मोबाइल वो होते हैं हमारे पास पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं वो सी ऑफ, मतलब कि एक सी होता है, सी मतलब कि एक जैसे समुद्र टाइप, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या लगाए हुए हैं? पॉजिटिव कर्नल्स लगाए हुए हैं। इस टाइप से मेटल का स्ट्रक्चर होता है।
तो ईच कर्नल अट्रैक्टेड बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, हर एक कर्नल जो है पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनसे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका मेटालिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है कि 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू मेटालिक आयंस। तो 1/2 दो मेटालिक आयन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के सेंट्रल का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर मतलब सेंटर का डिस्टेंस जो होता है उसका हाफ आप बोलते हो मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे 3 टाइप की रेडियस। अब हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ी रेडियस कौन सी होती है ऑन द बेसिस वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर रेडियस। सबसे बड़ी रेडियस जो होती है वो वैन डर वाल रेडियस होती है, उसके बाद आपकी मेटालिक रेडियस होती है, और सबसे छोटी जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस होती है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे अगर हम उसको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपकी आएगी वैन डर वाल रेडियस ऑन द बेसिस ऑफ द साइज। तो हम 2 टाइप के डिवीजन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जो वैन डर वाल रेडियस है वो सबसे बड़ी है, उसके बाद मेटालिक रेडियस आती है, ठीक है, देन कोवेलेंट रेडियस आती है। और अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेंथ में ये चीजें उल्टी हो जाएंगी। मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाद मेटालिक बॉन्ड, और लास्ट में होता है वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 टाइप की डिवीजन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेरिएशन प्रॉपर्टीज का ऑन द इन द पीरियड एंड द ग्रुप, किस हिसाब से एटॉमिक रेडियस जो चेंज होती है पीरियड और ग्रुप पे। तो लेट अस स्टडी। लेट अस स्टडी वेरिएशन अलोंग पीरियड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पीरियड के अकॉर्डिंग पीरियड में जाने पे जो रेडियस है वो किस हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कोवेलेंट एंड वैन डर वाल रेडियस। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो कोवेलेंट रेडियस इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। कोवेलेंट और वैन डर वाल रेडियस जो है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती है। तो स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रही है, सेंटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी रेडियस डिक्रीज हो जाती है, देन अगेन गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इसका रीजन हम अभी स्टडी करेंगे, पहले आप पॉइंट्स देख लीजिए, ठीक है। तो कोवेलेंट एंड वैन डर वाल रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। मतलब कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वो इंक्रीज होती है, उसके बाद स्टार्टिंग में आपकी हाईएस्ट रेडियस है, उसके बाद आपकी रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है, देन उसके बाद आपकी रेडियस जो है वो उसके बाद फिर दोबारा से इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक। तो एल्कली मेटल जो एट द एक्सट्रीम लेफ्ट होती हैं उनकी रेडियस जो होती है वो लार्जेस्ट साइज की होती है। उसके बाद जो हेलोजन्स होती हैं लास्ट में प्रेजेंट उनकी रेडियस जो होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। तो और सेकंड पीरियड में जो हमारे पास नाइट्रोजन होता है उसका साइज सबसे स्मॉल होता है। तो हम पहले इनके बारे में स्टडी करेंगे कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में हेलोजन है उसका साइज छोटा क्यों है, और जो नाइट्रोजन है उसका साइज जो सेंटर में है उसका साइज सबसे छोटा होता है। व्हाई द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलेस्ट वन। तो स्मॉलेस्ट वन साइज होने का कारण क्या है, लेट अस सी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है। मेरा क्या मतलब है ये कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इसकी वो होती है 1s2 2s2 एंड 2p3, ओके। तो इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक। हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और दूसरा होता है न्यूक्लियर का चार्ज। न्यूक्लियर का चार्ज क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 7 इसका एटॉमिक नंबर है तो इसका न्यूक्लियर का चार्ज होगा वो +7 होगा, ओके। तो जिस केस में आपको एटॉमिक रेडियस कम बोला गया है उस केस में न्यूक्लियस का चार्ज इतना ज्यादा होता है कि वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ, न्यूक्लियर का चार्ज इतना ज्यादा होगा कि वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा एंड एटम की जो रेडियस है उसको श्रिंक कर देगा, ठीक है। तो इस केस में न्यूक्लियर का चार्ज ज्यादा प्रोडोमिनेंट है, प्रोडोमिनेंट मतलब कि ज्यादा मतलब इफेक्टिव है एज कंपैरिजन टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसलिए नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, ठीक। तो अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, इससे नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखेंगे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है,
1s2 2s2 और 2p4। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया एक ऑर्बिट के अंदर। एक ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने के कारण उस ऑर्बिटल में क्या हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगी। तो इस केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो बढ़ जाती है। दैट्स वाई आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2p5 सॉरी। तो इस केस में क्या होगा कि दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 हो जाएंगे। दो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है 2 होने पे क्या होगा कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो हो रही है इसमें, बट इसका चार्ज भी बढ़ गया। न्यूक्लियर का चार्ज इसका +9 हो गया। तो +9 जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम शेल बट ऑन द सेम टाइम जो चार्ज है वो बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि चार्ज बढ़ने के कारण उसने फिर दोबारा से उसको आउटर मोस्ट शेल को न्यूक्लियस ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना है। जब वो उसको अट्रैक्ट करेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो क्या हमने सीखा कि नाइट्रोजन का साइज अब छोटा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो +7 होता है। दैट्स वाई वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है एंड वो जो साइज होता है नाइट्रोजन का वो छोटा हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन हो जाती है। रिपल्शन होने के कारण उनका साइज एक्सपेंड हो जाता है। उसके बाद जो फ्लोरीन आता है उसका साइज फिर कम इसलिए होता है क्योंकि वो न्यूक्लियर चार्ज जो है गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, सॉरी न्यूक्लियर चार्जेस गोज ऑन इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई उसका जो रेडियस है वो कम हो जाता है। तो ये थे हमारे 3 रीजंस। इसके बाद हमारी सेकंड रीजनिंग है, लेट अस स्टडी। यस, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि साइज ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस मींस 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू हेलोजेंस। हेलोजेंस होते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट्स। तो आपको ये बताना है कि जो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज बड़ा क्यों होता है एज कंपैरिजन टू हेलोजन। 18 ग्रुप का क्या होता है मेन, मैं आपको जनरल बताऊंगी कि जो 18 ग्रुप में होता है वो p ऑर्बिटल जो होता है वो कंप्लीटली फिल होता है और जो 17 ग्रुप होता है वो उसमें p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। ठीक है, जब 18 ग्रुप में पूरा कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगा तो उसमें क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारे पास जो है इसका साइज जो होता है नोबल गैसेस का बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू हेलोजन। और दूसरी तरफ अगर हम पढ़ेंगे हेलोजन्स में क्या होता है कि उसमें हमारे पास इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, उसको वही आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है एंड देन साइज ऑफ द एटम इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो ये तो था हमारा वेरिएशन अलोंग पीरियड। ठीक है, ये दो आपको मैंने रीजंस बता दिए इसमें। सेकंड है हमारा वेरिएशन अलोंग ग्रुप। तो वेरिएशन अलोंग ग्रुप सबसे इजी होता है। वेरिएशन अलोंग ग्रुप मतलब जब हम डाउन द टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम में आपको पता है कि नंबर 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। तो शेल्स आर गोज ऑन इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल्स आर गोज ऑन इंक्रीजिंग। जहां पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं वहां पे साइज ऑफ एटम इज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो ये था हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियस, सॉरी एटॉमिक रेडियस किस हिसाब से हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक रेडियस। हाँ जी, सेकेंड वन इज आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस जो होती है, आपको आयनिक रेडियस के नाम से पता चल रहा है कि जो रेडियस ऑफ आयंस होती है उसको हम आयनिक रेडियस बोलते हैं। आयंस क्या होते हैं, जब भी कोई एलिमेंट या एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन को या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर प्लस का या माइनस का चार्ज आता है, तो उससे जो होते हैं वो आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं, पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटायन। कैटायन तब बनते हैं जब कोई एटम जो होता है वो लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को। और नेगेटिव आयन कब बनते हैं, जब कोई एलिमेंट जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो नेगेटिव आयन बनते हैं और उनको एनायन बोलते हैं। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं। तो जो आयन होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन है मान लो, ठीक है, तो जब जहां तक वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करने के लिए अपना फोर्स मतलब निकाल सकता है, जिस डिस्टेंस तक वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालता है तो उसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। जिस डिस्टेंस तक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स चार्ज वो जिस डिस्टेंस तक अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है उसको उसकी रेडियस बोलते हैं। तो आयनिक रेडियस जो होता है वो होता है अट्रैक्टिव डिस्टेंस, मींस डिस्टेंस बिटवीन द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द टू अपोजिटली चार्ज आयंस। ठीक है, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइज ऑफ कैटायन है इट इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट आयन, पेरेंट एटम। ओके, लेट अस स्टडी द साइज ऑफ
cation is always smaller than its पेरेंट एटम। पेरेंट एटम मतलब जिससे वो केटायन बना है उससे उसका साइज हमेशा स्मॉल होता है। तो इसका रीजन क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। हमने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ओके, तो आप यहीं पे देखें कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो उसका थर्ड शेल में एंटर हो रहा है। तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s2 2p6 एंड 2p6। ओके, थर्ड शेल इसकी कंप्लीटली रिमूव हो गई। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो यहाँ पे 11 था, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे 11 थे, यहाँ पे 10 होते। अब आपको यहीं से फर्क समझ आ जाएगा। जब आपको इक्वल चार्ज इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है तो वो इक्वल फोर्स से खींचेगा, बट अगर ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा और वो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है। इसके दो रीजन है, ठीक है, इसका साइज कम होने के दो रीजन है। पहला रीजन तो आपको यहीं से पता चल गया कि इसकी एक शेल बिल्कुल निकल गई है, जब थर्ड शेल रिमूव हो गई है तो उसका साइज छोटा हो गया। दूसरा रीजन ये है कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बड़ा है एज कंपैरिजन टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, दैट्स व्हाई जो है इसका साइज जो होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा रीजन कि कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। तो नाउ नेक्स्ट है अपोजिट कि एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, एनायन की जो रेडियस होती है ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, तो वो क्या होती है हमारे पास, द साइज ऑफ एनायन ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। ओके, तो क्या है हमारे पास, साइज ऑफ एनायन जो है हमेशा ग्रेटर होता है उसके पेरेंट एटम से। तो इसका रीजन भी हम एग्जांपल से समझेंगे। देखिए कि क्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन 17 इसका एटॉमिक नंबर है। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर उनकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, जब आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाएगा तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो 17 ही रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज ऑन 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, तो इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज हो जाएगी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो क्या करेगी, एज कंपैरिजन न्यूक्लियर चार्ज की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो ज्यादा है, जिसके कारण क्या होगा कि इसका साइज जो होगा एनायन का साइज एज कंपैरिजन टू इट्स पेरेंट एटम, मतलब Cl नेगेटिव का साइज एज कंपैरिजन टू Cl जो होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो रीजन थे। नाउ लेट अस स्टडी नेक्स्ट हमारे पास है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। पहले तो आप ये देखिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है। आइसो मीन सेम, ठीक है, तो ऐसे आयंस, डिफरेंट नंबर ऑफ आयन, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो चाहे वो नेगेटिव आयन हो, मींस गेन और लूज करने पे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बन जाती हैं तो उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, द आयंस व्हिच हैव डिफरेंट एलिमेंट होते हैं बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मतलब नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा ना वो न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इज +7, बट इसके ऊपर चार्ज आप देखिए क्या लगाया है मैंने, 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद 7 + 3 हो जाएगा 10। इसी हिसाब से ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, तो इसलिए न्यूक्लियर चार्ज इसका हो गया +8, और इसका जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, मींस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। थर्ड नंबर इज फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज हो गया +9 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो 9 + 1 = 10। फिर है Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव मींस हमारे पास एटॉमिक नंबर है 11। Na पॉजिटिव मींस प्लस का चार्ज 1 है, मींस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। Mg पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव मींस मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, देन इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होके 10 आ जाएगा, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एल्यूमिनियम होता है 13 हमारे पास 13 इसका न्यूक्लियर चार्ज हो गया। 13 में से 3 को जब ये लूज करेगा तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे सेम है, इसका मतलब ये सारे के सारे स्पीशीज जो है वो हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। और अगर हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस में अरेंज करना है
तो आप सबसे पहले उसको अरेंज करेंगे जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे बड़ा है, क्योंकि जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे बड़ा होगा वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उस एटम का साइज स्मॉल बना देता है। दैट्स वाई तो यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो एल्यूमिनियम सबसे छोटा एलिमेंट है इसमें से, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, देन Mg2 पॉजिटिव, देन Na पॉजिटिव, उसके बाद F नेगेटिव, उसके बाद है O2 नेगेटिव, देन है M3 नेगेटिव। तो ये हमारे पास है सबसे बड़ा एलिमेंट इसमें M3 नेगेटिव है और सबसे छोटा एलिमेंट इसमें Al3 पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के नेम हमें दिए होते हैं। पहले तो आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड उसके बाद आपको उसको अरेंज करना है। तो ये एक एग्जांपल था कि अगर हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आती है तो पहले आपको कैसे फाइंड आउट करना है। जितना चार्ज आपको दिया होगा, नेगेटिव चार्ज दिया है तो आपको उसमें उसके एटॉमिक नंबर में प्लस कर देना है, और अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिया है तो उसके एटॉमिक नंबर में आपको वो माइनस कर देना है। तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये था हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनाइजेशन एंथैल्पी। एनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल, मींस किसी भी आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो उसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसको I डॉट E से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा I H से। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। देन थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी जो चाहिए उसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये सारी आयनाइजेशन एंथैल्पीज मिला के आप इसको बोलते हो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई, एक्सप्लेन वाई कि सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो हमेशा ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, और जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है एज कंपैरिजन टू सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसका रीजन हम स्टडी करते हैं। लेट अस स्टडी। सबसे पहले तो आप देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सोडियम का ही। ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी लो होती है बिकॉज वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम। तो Na का एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2, 2s2, 2p6 और 2p6 और 3s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप देखिए कि थर्ड ऑर्बिटल है ये। ठीक है, थर्ड जो शेल है, थर्ड शेल न्यूक्लियस से एक तो दूर हो जाएगी बहुत। थर्ड शेल जो है 1, 2 एंड 3, तो थर्ड शेल न्यूक्लियस से काफी दूर है। तो थर्ड का जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है थर्ड के ऊपर वो कम होता है, इसके कारण हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी जो होती है वो लो होती है, मींस कम होती है, कम आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए। उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे जब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, उसके बाद हमारे पास बचेंगे सिर्फ 2 शेल्स। अब आपको पता है सेकंड शेल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फुलफिल्ड, मींस जो सेकंड शेल है हमारी पी शेल जो है वो फुलफिल है। फुलफिल होने के कारण क्या होगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, जब कोई चीज पूरी होती है मींस फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, दैट्स वाई क्यों चाहिए होती है। दूसरी बात ये है कि जब आपके पास न्यूक्लियर का चार्ज तो आपके पास 11 ही है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने बच गए? 10। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए अगर आपको इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। दैट्स व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड थर्ड का भी यही रीजन है। जब थर्ड, अब आपने सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो यहाँ बचे 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो 9 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस, और इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी और ज्यादा चाहिए होगी। दैट्स व्हाई जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज मीन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होती है, देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ठीक है, ये तो था हमारा एंथैल्पीज का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी, और आगे जो हमारी प्रॉपर्टीज कुछ कहती हैं। ठीक है, थैंक यू।